हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़ी छोटे बड़े हर मुद्दे पर और कोशिश करते हैं उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढकर, मैं या हमारे फेलो व्यूअर्स। तो चलो, आज का एपिसोड होने वाला है एपिसोड 216 के जवाब, और इसका नंबर होगा एपिसोड 217। देखते हैं कितने कमेंट्स हैं, कितनी सक्सेस स्टोरीज है और कितनी मेरे लिए ब्लेसिंग्स। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। क्वेश्चन। हेलो दी, मैं वही हूँ जो पिछले साल तक आपको पूछती थी 40 साल में क्या मुझे दूसरे बच्चे के बारे में सोचूं। दिसंबर 25 में मुझे बेबी गर्ल हुई। मेरा बेटा 10 साल का है। हम बहुत खुश हैं उसके आने से। मैं और लेडीज को भी कहना चाहती हूँ, आप भी कर सकते हैं इस एज में अगर आपको 2 बच्चे चाहिए। ठीक है। तो इनका मैंने इंस्टाग्राम पे भी, ये मुझसे लिंक्ड हैं, पहाड़ों में रहती हैं ये। तो इन्होंने ऑफर किया था कि कभी इधर आना तो हमारे यहाँ जरूर आना। तो मुझे इनका फेस भी पता है और मैंने इनकी बच्ची के लिए ब्लेसिंग्स भी भेजी थी, मुझे जितना याद है। और इनको जो है अभी एक बेबी गर्ल हुई है एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो गॉड ब्लेस हर। नेक्स्ट मैम, मेरे इन लॉज ने झूठ बोलकर अपने ड्रिंकर लड़के की शादी कराई और मैंने ये चीज सबको बताई, इसलिए हमारी नहीं बनती है। गोल्ड ज्वेलरी मांगने पर सास ने मेरे ऊपर ही चोरी लगा दी। मेरे इन लॉज से काम होने पर ही बात होती है। ड्रिंकर हबी की वजह से इन लॉज के टच में रहना चाहती हूँ। एक नाम के रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए मुझे कितना एफर्ट करने की जरूरत है मैम। सिंपल है, त्योहारों पे आप विश भेज दो, 2 से 3 मिनट की ही सही कॉल कर लो, है ना। त्योहारों पे, शादियों पे, इन सब मौकों पे ये होता है जब फैमिली जमा होती है, एंड फैमिली ही होती है जो उस टाइम पे सही से कनेक्ट आप कर पाते हो जिनसे। ठीक है। तो नाम मात्र का रिश्ता हो या सच्ची का दिल का रिश्ता हो, जो ऐसे ओकेजन होते हैं ना, उन पे थोड़ा थोड़ा मिलते रहो और बस नॉर्मल 2 से 3 मिनट की बात उतनी काफी होती है। इससे ज्यादा रुकोगे आपके अंदर जो कड़वाहट है वो निकलेगी, उनके अंदर जो है वो निकलेगी। उससे बेटर वही होता है कि आप ऊपर ऊपर से कहना, बात करो एंड मिलके निकल जाओ, तो वो एक धागा सा जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट। हाय मैम, मेरी हैबिट है कि मैं किसी के बिना काम के फोन नहीं करती हूँ, एंड देवर की शादी से पहले इन लॉज कॉल करते थे तो मैं बात कर लेती थी, बट अब वो फोन नहीं करते तो हमारी बात नहीं होती। बट लड़ाई के टाइम हस्बैंड बोलते हैं मेरे घर वालों से बात नहीं करती, मुझे उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बताएं मैं क्या करूँ। ये इन्हीं का आगे का है कि इनका एक इशू है कि ये बिना मतलब कोई जरूरी काम ना हो जब तक फोन नहीं करते। देखो, सेम आदत ना मेरी और मेरे हस्बैंड की भी थी। मतलब मेरे हस्बैंड की थी लेकिन मुझे उनसे लग गई, कहना चाहिए कि हाँ ठीक है यार, बिना काम के, क्योंकि बिजीनेस बढ़ गई। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ना अलार्म लगाया हुआ है कॉल टू फैमिली। तो उस टाइम पे या तो उस दिन किसी का बर्थडे है या उस दिन कोई ओकेजन है ऐसा जिस दिन उसके लिए फोन करना तो ठीक है, नहीं तो रैंडमली जिसको मेरा मन करता है कि बहुत दिन से बात उनसे हुई नहीं, मन नहीं करता मतलब जिससे किसी से बहुत दिन से बात नहीं हुई, ऐसे किसी को भी आप फोन कर लो। तो कॉल टू फैमिली में ऐसा नहीं कि केवल इन लॉज, आपके मैके वाले भाई बहन यार दोस्त रिश्तेदार कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर आप ये करके देखो ना, 1 से 1.5 मिनट की कॉल, ज्यादा नहीं भी अगर हो रही, 2 मिनट मैक्सिमम, अगर वो बंदा उठा लेता है, ये भी तो बात होती है, तो आप काफी लोगों के टच में रहते हो और लोगों के ये उलाने खत्म हो जाते हैं कि वो मुझे फोन नहीं करती, और हमारे दिमाग पर लोड नहीं पड़ता कि भैया अब इससे क्या बात करो। सिंपल कह दो बहुत दिन हो गए तो बात नहीं करे और सब ठीक ही है, वो बस इतनी बात कर लो, मतलब बीइंग टेक्निकली राइट। और बहुत सारे उल्हानों से बच जाओगे। नेक्स्ट। मैं क्या करूं मैम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और अभी भी नहीं आ रहा। सास ससुर ननद सब जेठानी का फेवर लेते हैं, बाकी रिश्तेदार भी, सास ससुर तो अब नहीं है। मैं पछतावा करके बहुत दुखी हो जाती हूँ, मेरा रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि मैं क्यों इस शादी से नहीं निकली। ये सोचकर मैं क्यों सही होने की उम्मीद लगाती रही। 20 साल हो गए, कुछ भी नहीं बदला। मेरा एक बेटा 16 साल का और दूसरा 13 साल का। बहुत अकेलापन खालीपन सा लगता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं। तभी मैंने पति के खिलाफ जाके बुटीक खोला है। मेरा उस घर में मन नहीं लगता, क्या मैं सही हूँ। जी, अगर आप शादी में से नहीं भी निकल रहे और अब भी नहीं निकलना चाह रहे, को इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। ये कोई हल होता भी नहीं, ये आखिरी ऑप्शन है कि आपको लग रहा है कि यार अब इसमें यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता और मुझे अपनी लाइफ एक लाइफ पार्टनर के साथ ही अच्छे से जीनी है, तब आप निकलते हो। अगर हम अपने आप में कैपेबल है ना, मैं आपको सही बताऊं, हमें जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए कि कोई दूसरा हो ही जब भी हम खुश होंगे। हम अपने आप में भी अगर खुश रह सकते हैं, तो अगर हमारी शादी ठीक भी नहीं चल रही ना, तो हम बच्चों के नाम पे वहां पे रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप में ही खुश हैं। तो बाहर अकेले रहने के या फिर किसी दूसरे इंसान के साथ सिर मारने से अच्छा हम अकेले रह लेंगे, होता है ना। तो आप यहाँ पर भी सरवाइव कर जाओगे आराम से।
अब बुटीक खोला है, उसमें खूब मन लगाओ, अच्छे से जी लगा के उसमें काम करो, अच्छा चलेगा। नए नए उसमें आइडियाज, नए नए तरीके के कपड़े, जब भी आपकी लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी जुड़ जाती है ना, आप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाते हो। और जब आप रिफ्रेश रहोगे तो हो सकता है जो रिश्ते आज ऐसे आपको लग रहा है खालीपन, मुरझाए से, वो सब भी अपने आप हरे हो जाए। बहुत चांसेस होते हैं इस चीज के। तो बी क्रिएटिव, बी बिजी। नेक्स्ट, कौन से ब्रांड का सिंदूर लगाते हो आप जिससे स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, प्लीज बताइएगा। देखो वो ब्रांड नहीं था। जैसे तीर्थ स्थानों पे जाती थी ना, जब मतलब शुरू से मैं बता रही हूँ, तो मेरी सास कहीं जा रही हैं तो हमेशा ये है कि घर में बहू है तो वो वहां से सिंदूर लेके आ रही है। तो अलग अलग तीर्थ स्थानों का था, और बहुत साल पुराना सिंदूर था वो, ऐसे जो तोल में मिलता है ना उस तरीके से। क्योंकि मेरी सास को मरून सिंदूर पसंद था, लेकिन मुझे फिर लगा कि मेरे ऊपर लाल ज्यादा सूट कर रहा था। मैं उनसे कहती थी कि मतलब रेड सिंदूर हो ना तो वो ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। तो स्पेशली मेरे लिए रेड वो ले आती थी अगर उन्हें कहीं दिख रहा होता था। तो ये बहुत दूर रही, कभी वो वहां गई हैं बनारस, या फिर एक बार ये है कि हरिद्वार, ऋषिकेश, मनसा देवी, वैष्णो देवी, ऐसी जहां भी हम पूजा की जगह पे जाते हैं सब जगह सिंदूर मिलते हैं। तो वहां आप देख के ले लो कि जो चमकीला वाला ना हो, वैसा सिंदूर तोल वाला ले लो। अब ये जो शीशियां आती है ना सिंदूर की बाजार में जो मिलती हैं 20-10 रुपए की, मुझे नहीं पता, मतलब मैंने खरीदी नहीं, मुझे याद नहीं कब से ये मिली हुई है सारी, कि किसी ने कोई से त्योहार में दे दी, किसी ने शगुन में दी है कि जेठानी है इसलिए दी है, नंद है इसलिए दी है, वो ऐसे आई है। तो ये वाली डिब्बियों के अंदर जो सिंदूर निकल रहा है ना, ये बिल्कुल बेकार है। तो जो तोल वाला सिंदूर मिलता है उसमें आप चमकीली वाला मत लो, सिंपल वाला लो तो वो सही है। अब एक बार मेरा ये सही हो जाएगा, मतलब बिल्कुल मुझे लगेगा कि अब स्किन में कोई मतलब फ्लेक्स नहीं निकल रहा है, कुछ भी नॉर्मल सी हो जाएगी ना, बिल्कुल जैसा वही हल्की सी है देखो, तो वो चीज अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी जब मैं उसे भरूंगी। अब मैं जब वहां गई थी ना हरिद्वार सहस्त्रधारा वाली ट्रिप पे, तो मैं लेके आई हूँ एक छोटा पैकेट इसीलिए, ताकि देखूंगी अगर ये सही बैठा तो फिर मैं आपको और श्योरिटी से बताऊंगी कि हाँ हरिद्वार वाला ये सही निकल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, हेलो दी, कमेंट थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन प्लीज पढ़ लेना। मेरा भतीजा जिसको मैंने अपने पास रखा है वह ग्रेजुएशन कर चुका, लेकिन मेरे हस्बैंड उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, इसकी वजह से वह लड़की से प्यार करने लगा है। मेरे पति ने लड़की वालों से मना कर दिया कि इस लड़के से शादी मत करवाना, अब वह मुझे भी अपना दुश्मन समझ रहा है, बताइए मैं क्या करूं। घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगा है, ड्रिंक भी करने लगा है। मैं उसको समझा रही हूँ लेकिन वह, प्लीज दीदी गाइड करें, मैं उसको अपने बेटे की तरह ही समझती हूँ। लड़की वालों ने क्यों मना कर दिया कि उसके साथ शादी ना करें, क्या कारण है? उसको यही समझाओ कि बेटा ठीक है हम बुरे हैं लेकिन हमारी वजह से मना नहीं करा है। उनसे ये पता करो कि उन्होंने अपनी लड़की तुम्हें देने से क्यों, क्या प्रॉब्लम है उनको, उस प्रॉब्लम को अपने अंदर दूर करो। किसी ना किसी से शादी करनी है, तुम्हारी पसंद की लड़की से हो जाएगी और अच्छा है। ठीक है, तो उसको ये मत करो कि हम अच्छे हैं हमारे पास आ, वो नहीं सुनना चाह रहा ये। उसको उस लड़की के बारे में सुनना है कि वो लड़की नहीं मिल रही, वो किस वजह से नहीं मिली वो नहीं देख रहा, बस नहीं मिली ये है, और हो सकता है वो उसकी वजह आपको मान रहा है। तो आप उसको एज अ हेल्पर अगर बात करोगे ना कि उस लड़की को किस तरीके से वो पा सकता है, अपने अंदर क्या चेंज कर सकता है, या क्या प्रॉब्लम थी उसके घर वालों को जो उन्होंने नहीं करी, आप ऐसे बात करोगे तो शायद वो आपको अपना हितैषी मान के दोबारा आपसे कनेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट, किसी को वर्क फ्रॉम होम जॉब पता हो तो प्लीज हेल्प मी। देखो भैया बता दो किसी को अगर वर्क फ्रॉम होम का कोई ऑथेंटिक आइडिया हो, किसी को धोखा वाली वो मत सजेस्ट करना, लेकिन इनके कमेंट्स पे प्लीज जवाब दे दो अगर किसी को ऐसा कोई आइडिया हो कि जिसमें घर बैठे काम करके पैसे हम थोड़े बहुत कमा सकते हैं। नेक्स्ट, मैम मैं न्यूली मैरिड हूँ, एक बात मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नेचुरल रिलेशन की डिमांड कर रहे हैं, पहले 2-3 महीने सब ठीक था, आई डोंट किया, शादी के बाद ये सब नॉर्मल है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी फीलिंग फेड होने लगी, ये सब बातें सुन सुन के, नेचर बहुत अच्छा है बट। देखो अगर आप इस चीज के लिए राजी नहीं हो तो आप सीधे मना करो और अपनी मना पे टिके रहो। क्योंकि देखो पति पत्नी में अगर ये रिश्ता दोनों की मर्जी से जो हो रहा है वो ठीक, पति पत्नी में क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कोई भी रिश्ता हो, और बात फिजिकली की नहीं है, बात इमोशनली या हर तरीके के व्यवहार की है, अगर जो भी हो रहा है दोनों की मर्जी है, दोनों खुश हैं तो वो रिश्ता चलता है। एक खुश है एक उसको बर्दाश्त कर रहा है तो वो नहीं चलता। और छोटी से बड़ी चीज वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है कि कई बार हम रिश्ता निभाने के लिए कुछ चीजें कर लेते हैं, लेकिन ये चीज बर्दाश्त करने वाला अगर नहीं कर पा रहा, उसका नहीं है मन इस तरीके की चीजों में रजामंदी देने का, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आदमी अपने पति की खुशी के लिए
कब तक और कैसे करेगा? जब तक आप करते रहोगे, हाँ ठीक है, उनकी बात मानते रहोगे, उनको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना दर्द झेल रहे हो। और जिस दिन मना करोगे उस दिन फिर बेकार होंगी चीजें। तो इसका मतलब सीधा ये है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, देन से नो एंड स्टिक ऑन योर नो, सिंपल। अब इसके चलते चाहे डिवोर्स हो, चाहे अलग होना पड़े, चाहे कुछ हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हमारा मन नहीं है और इस तरीके की सेक्सुअल डिमांड हम कर रहे हैं दूसरे की मर्जी को पूरा करने के लिए, बस वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज नहीं तो भीषण दर्द, सब कुछ, प्रताड़ना, एक अजीब सी फीलिंग रेप वाली, वो झेलने के बाद भी कुछ साल बाद भी वही होगा जो आज मना करने से हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि भैया सीधे मना करो, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, इसमें रहो। नेक्स्ट। हाय मैम, मैं मैरिड हूँ, मेरी हबी की सैलरी मुझसे कम है, सो मुझे भी घर संभालने हैं, पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 4 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी पेरेंट्स ने मुझे प्रोफेशनल कोर्स करवाया हुआ है और मेरी माँ हमेशा मुझको बोलती है कि तुम्हें पढ़ा के हमने बहुत बुरा किया, ये गलत डिसीजन था, नॉर्मल कोर्स कराना चाहिए था। मैं मेरिटोरियस थी लेकिन मुझे हमेशा सुनना पड़ता है। उस टाइम मैं अंडर 18 थी तो मैं मैच्योर भी नहीं थी। मेरे पेरेंट्स रिच हैं, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गरीब हूँ। मेरी हबी और मैंने किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला है, जितना पैसा मिलता है ऑलमोस्ट खर्च हो जाता है, माँ को नहीं दे पाती, लेकिन बीच बीच में गिफ्ट्स देती रहती हूँ, वो खुश नहीं होती। वो लोग बहुत रिच हैं, फ्लाइट से, कार से ट्रैवल करते हैं, मैं बस में ट्रैवल करती हूँ। उन लोगों का बड़ा घर है, मेरा छोटा सा आशियाना, फिर भी मुझे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं मैं पैसा दूंगी। कहाँ से दूं मैम मैं पैसा, जबकि मेरी गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। मैंने बोला भी लेकिन समझती नहीं। बाकी सिस्टर से अच्छा बिहेव करती हैं, मुझसे नहीं, प्लीज गाइड। आपकी मम्मी यहाँ पर गलत है यार, बिल्कुल गलत है। और आपको उनका स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जितनी गुंजाइश है आप कर रही हो, उतने में कोई खुश होता हो ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं। अपने आप को बेच के थोड़ी किसी को खुश करोगे, ठीक है? तो ठीक है, वो कहें गलती करी, क्या करें, अब गलती कर दी, पास्ट में जाके सुधार तो नहीं सकते, एक आध बार बेशरम होके ये और कह दो। क्या ना आपको यही नहीं नजर आ रहा कि आपने एक कोर्स ना कराया होता तो मेरी जैसी जिंदगी चल रही है मैं वो भी ना कर पाती, मैं सड़क पे आ जाती, तब क्या होता? ये गलती है आपकी, तो दिमाग है ही नहीं ना उनमें, तो फिर आप क्यों उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो? अपना मन थोड़ा कच्चा से पक्का करो कि ठीक है माँ है लेकिन समझदार नहीं है, इस टाइम पे गलत जा रही है वो, तो आप भी अपना उन्हें खुश करने की कोशिश करना छोड़ दो, अपनी गृहस्थी संभालो। हेलो सुनीता जी, मेरा कुकिंग का यूट्यूब चैनल है, बहुत मेहनत से 7 साल से चैनल चला रही हूँ, पर फिर भी चला रही थी, फिर मेरी तबीयत खराब रहने लगी ड्यू टू स्टमक इशू, तो वीडियो बनाना बंद कर दिया। अभी 2 मंथ पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, ठीक हो रही हूँ। अब दोबारा वीडियोस बनाने की हिम्मत कैसे लाऊं? बहुत मेहनत से यूट्यूब चैनल खड़ा किया था, क्या करना चाहिए? तबीयत पूरी तरह ठीक होने का वेट करूं या यूट्यूब चैनल बंद ही कर दूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। एज 58 है, बच्चे बड़े हो गए हैं, नानी भी बन गई हूँ। बेटा कहता है अब आप बस अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, बेटी कहती है कि मुझे वीडियोस बनाना चाहिए। आप सबको बहुत अच्छे सजेशन देती हैं, आपको वीडियोस बनाना चाहिए, मेरा भी यही है। 7 साल छोटे नहीं होते। और दूसरी चीज, जिसने 7 साल एक काम करा हो, अब मैं हूं, अगर अब मुझसे कोई कहे कि अब आपको यूट्यूब पे काम नहीं करना, आपकी तबीयत है, आपके बिजी शेड्यूल की वजह से ये आपको पैसे नहीं मिलेंगे, शायद मैं तब भी नहीं रुकूंगी, शायद, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के कि हाँ ये वीडियो के लिए अच्छा है, या ये वाली चीज है, या ये घंटे मैंने एडिटिंग के लिए रखे हैं। आपका एक शेड्यूल बन गया होगा, तो 2 महीने के ब्रेक की वजह से आप पिछले 7 साल का रूटीन नहीं तोड़ेंगे, ना तोड़ना चाहिए। अगर आप 7 साल से वीडियो बना रही हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर टैलेंट है, इच्छा है करने की, तो आप करो। बस बेटे की और बेटी की अब दोनों का बताऊं मर्जर, वीडियो बनाना बंद मत करो लेकिन लोड मत लो। अगर जितनी भी डालती थी वीडियो उससे कम डालना शुरू कर दो, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और रही बात है कि चैनल चलेगा नहीं चलेगा, वो चल जाएगा जब आप 2 महीने बाद दोबारा आप रेगुलर आओगे ना, स्टार्टिंग में नहीं होएगा लेकिन हो जाएगा। तो वीडियो बना लो, ठीक है? हेलो मैम, मेरी लव मैरिज है और मेरे हस्बैंड मेरे मायके में तो ये बोलते हैं कि मेरी वाइफ मैं चाहे बिकनी पहनूं, आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं। लास्ट मंथ हस्बैंड के गांव गई थी तो वहां लंबा सा घूंघट लेने पर भी सास हस्बैंड के सामने ही ताना दे रही थी, सूट में पीछे का गला पूरा दिख रहा है, बोल दे साड़ी पहन ले, बट अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोलते, कैसे डील करूं? देखो आपको ये समझ में आ गया कि आपके हस्बैंड आपको इंटरनली सपोर्ट करते हैं, ठीक है? अब वहां जाके उन्होंने कुछ नहीं करे, कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि इससे कह दे साड़ी पहन ले, लेकिन क्या उन्होंने बोला?
वहां डिपेंड करता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर हम 2-1 दिन के लिए जा रहे हैं या हफ्ते के लिए जा रहे हैं और हमें बाकी दिन आसानी है, हम लिबर्टी है हमारी, कुछ भी हम पहने ओढ़े अपने हिसाब से रहें, तो फिर अगर उस एक हफ्ते के लिए आपको बिल्कुल उनके हिसाब से भी ढलना पड़े ना, तो मैं कहती हूँ सेफ वही है अपने मानसिक शांति का बचाने का, कि कर लो उनके हिसाब से। उल्टा आपकी उसमें तारीफ होएगी कि देखो ये अपने जब फ्री रहती है तो इस तरीके के कपड़े पहनने की इसको आदत नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे कितने तरीके से रहती है जैसे हम चाहते हैं। समझ रहे हो? तो इसमें ना इशू मत बनाओ कि उन्होंने वहां क्यों नहीं कहा या कुछ और है। और अगर उन्होंने कहा नहीं लेकिन आपसे भी नहीं बोला कुछ कि चेंज कर ले या कुछ और है, तो समझ लो कि भाई बेटा है वो उनका, आपका पति होने के साथ वो उनका बेटा भी है, नहीं कह पाया होगा। फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आपको क्या करना है। और मैं आपको यही बताती हूँ, बीइंग टेक्निकली राइट, अगर 8-10 दिन हफ्ते की बात होती है ना, तो जहां जा रहे हो उसके रंग में रंग जाओ। नेक्स्ट, दी जब शादी की सालगिरह वाले दिन हस्बैंड ने कहा ऊपर आओ सालगिरह मनाएंगे, बट मैं नहीं गई, मैं काम करके नीचे सो गई, थकी हुई थी। इस पर मेरे हस्बैंड ने असली रूप दिखाया, गाली दी, कहा मेरे माँ बाप हमेशा तुझे खराब कहते हैं, निकल जा मेरे घर से, तू खराब हो रहा था। सेविंग के बारे में बोलती हूँ तो पैसों की लालची, घर वालों को ताने, घर से तो बाजार के लिए ले जाएंगे बट शॉप पर जाती शॉपकीपर के सामने मेरी इंसल्ट करनी शुरू कर देते हैं। मैं क्या करूं, मेरी आत्मा रोने लगती है। शादी के 20 साल हो गए, मैं जवाब नहीं देती, क्या करूं, क्योंकि कुछ टाइम बाद सही हो जाते हैं। तो आप गई क्यों नहीं ऊपर एनिवर्सरी मनाने? भाई मुझे ऐसा लगता है, देखो ये मौके होते हैं ना, त्योहार, एनिवर्सरी, कोई खुशी का मौका, कोई गम का मौका, ये ऐसे होते हैं जो हमारे पीछे चली आ रही होती है ना, हमारे रिलेशनशिप में कड़वाहट या घटनाएं कुछ भी, वो रिवाइव हो जाती हैं। कई बार अच्छी चलते चलते बिगड़ जाती हैं, कई बार बिगड़ी हुई अच्छी भी हो जाती है। तो आप गई क्यों नहीं? आपको चले जाना चाहिए था। एनिवर्सरी रोज रोज तो आती नहीं, काम निपटा के भी आप नहीं गई, आप नीचे सो गई, तो फिर वो इरिटेट हो गए। और आप बता रही हो कि वो अक्सर ऐसा करते हैं, तो फिर उन्होंने अपना दिखा दिया असली रूप। तो आपको चले जाना चाहिए था, ठीक है ना। भाई नीचे भी आप सो ही ना, आप ये मान के चलती कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, चलो जा रहे हैं, जो भी होता, तो आपको चले जाना चाहिए था। और दूसरी चीज ये है कि जी वहां जाके जो दुकान पे जाके मेरी बेइज्जती करते हैं, अगर वो कर रहे हैं, एक तो आप ये चीज ना कह सकती हो कि मैं आपके साथ शॉपिंग पे जाती हूँ ना, आप ये कह देते हो जब उनका मूड ठीक हो, तो मैं नहीं जा रही, आप या तो खुद ले आओ जाके मेरे लिए सामान, या फिर मैं पैसे मतलब मुझे दे दो, मैं ले आऊंगी, है ना। तीसरा ऑप्शन वो है कि जी मैं वहां जाके मैं भी आपके लिए बोलने लगूं, अच्छा नहीं लगेगा। एक आध बार जब वो सही मूड में हो तब आप ये बता दो कि जब आप मुझे ले जाते हो ना ऐसे बोलते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर देखो क्या होता है। नेक्स्ट दी, मेरा सवाल ये है, मैं वर्किंग हूँ, मेरी मैटरनिटी खत्म हो रही है, अगस्त में मुझे ज्वाइन करना है। ये वही है जिनके 40 के बाद बेटी हुई है। मेरे घर में कोई नहीं है बेबी देखने को, मेरी माँ का घर मेरे ऑफिस के बगल में है, मेरी छोटी भाभी भी बेटी है, लास्ट ईयर वो 1 साल की है, मेरी 6 महीने की, लेकिन मेरी भाभी बहुत सुनाती है और बहुत ज्यादा तेज है। मेरी माँ भी भाभी की गुलाम सी बन गई है, हमेशा उसकी साइड लेती है, मैं क्या करूँ? किसी नैनी को भी नहीं छोड़ सकती, यह मिलने भी नहीं है, मिलते भी नहीं है यहाँ पर, क्या करूँ दी? देखो अगर अपना देखो कि भाई हमारी गरज है अभी, तो भाभी जो ताने दे रही है उसको थोड़ा सा सुन लो। बेस्ट वही है कि ऑफिस के बगल में आपकी मम्मी का घर है, वहां पर उसको अपनी बिटिया को छोड़ दो। बीच में ऑफिस से अगर आपको लंच ब्रेक में निकलने की परमिशन होती हो, जो भी है, आपको लगता है कि हो सकता है, आप वहां पे ले भी मतलब उससे मिलने भी जा सकती हो। दूसरी चीज, अगर आपके ऑफिस में इतनी पकड़ है, आपको परमिशन मिल जाए, तो 6 महीने के करीब की बात है, बच्ची आपकी थोड़ी बहुत चलने वलने लगेगी या कुछ और है, अभी भी अगर वो कह दें कि भाई ठीक है, अपनी जहां पर आपके बैठने की जगह है वहीं पर आप अपने बच्चे का सेटिंग कर लो, अगर आप वास्तव में उनके लिए कीमती एम्प्लॉई हैं, तो वो कर देते हैं इस तरीके की चीजें भी ऑफिस में कि चलो ठीक है ऐसे। भाई नॉर्मल अगर कंडीशन में देखे, एक मालिक को क्या चाहिए, भाई मेरा काम पूरा हो, अब तू बच्चा गोद में लेके कर या वो करूँ से फर्क नहीं पड़ता, ये वाली चीज हो जाती है ना। तो आप पहले यही करो, सिर्फ ये कि वो ताने देगी। दूसरी चीज, अब वहां पे नैनी मिलती नहीं, लेकिन अगर आसपास के कोई ऐसी मिल जाए बंदी जो आपकी मम्मी के घर उतनी देर रुक जाए जितनी देर आपकी बच्ची वहां रुक रही है, ऐसे कर सकते हो। तो क्या है कि आपकी बच्ची का कोई काम नहीं बढ़ रहा, है ना, ध्यान वो रख लेगी। सिर्फ ये है कि फैमिली के घर में है, तो आपको किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना पड़ रहा, वो बच्ची दो की निगाह में रहेगी। ऐसे कर लो तो आपकी मम्मी को बर्डन भी नहीं पड़ेगा, भाभी सुनाएगी भी नहीं, खर्चा आप कर ही रहे हो, शरीर से करने के लिए आपने एक बंदी छोड़ दी।
6 या 7 महीने की बात है, थोड़ा सा समझदार वो हो जाएगी ना, फिर वो आपके साथ ही चल लिया करेगी। नेक्स्ट दी, मैंने अपने बेटे का इंस्टेंट अरेंजमेंट का स्कूल कर लिया है, लेकिन मैं अपनी सास से बात नहीं करना चाहती हूँ। उनकी टोन बहुत टॉक्सिक है और जब भी उनसे बात करो तो वो 2-3 मिनट तक जवाब नहीं देती। मुझे इरिटेशन होती है उनसे बात करने में, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मम्मी से बोल। अगर मैं उनका दिल रखने के लिए बोल भी लूं तो मेरे ससुर बहुत गंदा बोलते हैं, कहते हैं अब आ गई है सास से मतलब निकालने, और ये कहकर मेरी सास को बोलते हैं कि तेरी इज्जत नहीं करती और मेरे पति को जोरू का गुलाम कहते हैं। मैं वही हूँ जिसकी सास बालाजी जाती है। मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है। मेरा बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं नहीं बोलना चाहती, मैं अपने में खुश हूँ। मेरी मेंटल पीस उनसे बात करने से खराब होती है। कुक जैसे ही बात करूं तो उनका हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना शुरू कर देती हैं, जैसे बिना नॉक करे रूम में आना, हमारे कहीं जाने पर इंक्वायरी करना, बार बार हस्बैंड से मेरी सैलरी रिलेटेड बातें बोलना, और मुझे मैके जाने से भी मना करती हैं। मेरे पेरेंट्स को आने नहीं देती और मुझे जाने से मना करती हैं। मैं क्या करूं, मेरे अलग होने के बाद भी मेरा जीना हराम कर रखा है। अब ये लास्ट के स्टेंजे में आपने मुझे जितनी भी बातें बोली है ना, ये सारी बातें एग्जैक्टली आपको अपने पति को बतानी है, सारी ही, कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो ये होता है। दैट्स वाई आई चूज नॉट टू टॉक। बस आपको ये बोल के और अपना कहना, रेस्ट माई केस वाली स्थिति होती है ना कि अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना, ये सारी चीजें सॉल्व करवा लो अपने माँ बाप से कि ये नहीं होंगी। मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया भर के लोगों से मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट, सासू माँ का साइलेंट ट्रीटमेंट, मिस्टेक्स ना होने पर 4 टाइम सॉरी बोलने पर भी माने नहीं, तो क्या करूं, बहुत टेंशन में हूं। जब कोई 4 बार सॉरी बोलने पर भी नहीं माने ना, तो आइंदा से ना जिंदगी में उन्हें कभी सॉरी नहीं बोलना, ये कसम खा लो पहले तो। क्योंकि जिसको हमारी माफी मांगने की कदर नहीं है ना, उसकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है सिर्फ और सिर्फ। माफी उससे मांगनी चाहिए जो डिजर्व करता है, और जो हमारे माफी मांगने को हमें छोटा मान के चले या ये सोचे कि वो जीत गया, उससे तो कभी माफी ना मांगे। ठीक है। दूसरी चीज, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया। सोचो जब वो बोलती होगी चिपड़ चिपड़ इधर उधर की बातें ये वो, अगर कोई साइलेंट ट्रीटमेंट देता है ना, बेस्ट टाइम है। समझ लो वो म्यूट हो गया। अब आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, जिन चीजों के लिए वो टोकता था ना बंदा, अब वो टोक भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा। समझ रहे हो। मैंने वेस्टर्न पहनना, पल्ला हटाना, ये सारी चीजें जितनी भी मैंने तोड़ी है ना, ये सब ऐसी ही मौकों पे तोड़ी है जब मुझे सामने वाले साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, जो इस चीज के लिए मुझे टोकते थे, और मैंने उनके साइलेंट ट्रीटमेंट को हथियार की तरह यूज कर लिया कि भैया ठीक है, बोलना तो इसने है नहीं, तो जिन चीजों पे बोलता है ना बंदा या बोलती है, उन आज सारे काम कर लो। वेस्टर्न पहन के निकलना था मुझे, मैं निकल गई, उससे पहले कभी परमिशन नहीं थी, मेरी चिपड़ 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 होती थी, और जब मैं निकली हूँ ना, उस टाइम यही चल रहा था, साइलेंट ट्रीटमेंट। बस पहन लिया, खत्म, अब कर लो क्या करोगे। तो ये बेस्ट होता है। ये हम बेकार में टेंशन लेते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा पति या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है सास, हाय हम क्या करें, अब ये कैसे बोले। अरे अच्छा है नहीं बोल रहा, आप फ्री कुछ दिन के लिए, कब तक नहीं बोलेगा, मौन व्रत तो जिंदगी भर का रख नहीं लेगा। तो जितने दिन वो नहीं बोल रहा ना, आप अपनी जिंदगी खुल के जियो, बेस्ट होता है ये टाइम। नेक्स्ट, हेलो मैम, कैसे हो आप। मेरे घर का सारा खर्च मेरे पति उठाते हैं, जिस कारण हमारी कोई सेविंग नहीं है। सास को पेंशन मिलती है, वो पूरा उनके पास ही रहता है। मेरा मानना है कि उनको भी घर खर्च में अपने पैसे देने चाहिए। 6 साल की नौकरी में मेरे हस्बैंड की कोई पर्सनल सेविंग प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बस कमा रहे हैं और खा रहे हैं, इतना ही है। सास को भी पैसे देने चाहिए। मेरा सोचना गलत है क्या। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, एक बेटी, सास और ननंद है। देखो आप, वो ना उनको सास को खुद ही सोचना चाहिए, और अगर वो नहीं दे रही, आपको चाहिए कि आपके हस्बैंड जितना कमा रहे हैं ना, उसमें से पहले सेविंग के लिए निकालो, उसके बाद जो खर्चा के लिए बचते हैं पैसे, उनमें अपना घर खर्च करो। अब उसमें चाहे मोटा खाओ चाहे फटा पहनो, वो तब क्या होगा कि भाई खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अब अगर सास को प्रॉब्लम होगी, ये नहीं है वो नहीं है कि भाई हमारे में इतना ही है, या तो आप खुद खर्च करेगी वो या कुछ है, लेकिन मेरा मानना यही है, देखो आपको तो दिख रहा है कि मेरी सास की पेंशन आ रही है, वो नहीं दे रही, सपोज करो वो नहीं होती, तो आपके पति की कमाई में अगर आप सिर्फ कमा रहे हो और खा रहे हो ना, तो आप ऐसे ही चलते रहोगे। अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है तो फिलहाल अपना लेवल श्रिंक करके सेविंग जरूर करनी होगी। तो आप ये मान के चलो कि हमारी सास की कोई कमाई है ही नहीं, सिर्फ जो मेरे पति कमा रहे हैं उतनी ही कमाई है। अब उसको ही तरीके से प्लान करो, इन्वेस्ट करो।
ठीक है, तो अगर वो मतलब अगर लगेगा कि भाई मेरे लिए ये नहीं आया वो नहीं आया तो खर्च करेंगी, नहीं करेंगी तो इट्स ओके, आपकी सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, एक और बात जो सवाल में पूछा आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरी छोटी भाभी के कुछ होने को है, मुझे काम करने के लिए बुलाना चाहती है, लेकिन जब कुछ अच्छा काम होता है, खाना पीना हो, पार्टी कर रही हो, तो मेरी बहन को पूछते हैं, काम करवाने हो तो मुझे पूछते हैं। क्या मुझे उनके चर्चा में जाना चाहिए? व्हाट्सएप में पिछली बार गई थी, उनका बेटा हुआ था, खाली हाथ आ गई। बड़ी बहन मालदार है, उनके साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, बर्थडे एनिवर्सरी सब उनके साथ, काम के लिए मुझे बुलाती है। मैं उन्हें मना कैसे करूं? साफ साफ हेल्प दी, सीधे मना कर दो। 525 बहाने होते हैं औरतों के पास कि ये काम है, ये काम है, ये काम है, साफ मना कर दो। और अगर ज्यादा पंगे लेने हैं तो आदमी ये भी कह दे सीधे कि दीदी को बुला लो, बहन को बुला लो, या बर्थडे एनिवर्सरी पर वही वो लड़ाई वाली बात हो जाएगी। आप कोई भी बहाना बना के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी, किसी बच्चे के पेपर हैं, सास की तबीयत खराब है, कुछ भी आप कह दो, लेकिन आपको नहीं जाना तो आप मत जाओ। मैम, मैं लोअर सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड शादी के बाद सिंदारा, करवा चौथ, ये होली समान जो रस्मों के नाम पर मायके के ऊपर बर्डन डाला जाता है, मुझे पसंद नहीं है। मैं उसे कैसे बंद कर सकती हूँ? एंड कभी कभी मन में आता है माँ बाप कर रहे हैं, बाद में भाई भाभी करें या ना करें। देखो, ये ना बर्डन तब लगता है जब हमारी गुंजाइश है 1000 की, और हमारी जो बहन है, नंद है, वो हमसे डिमांड कर रही है 10,000 की या 5,000 की, तब ये बर्डन है। लेकिन मतलब मेरे जो सर्कल के कुछ एक बड़े बुड्ढे थे, अब एक्सपायर हो गए, कुछ हैं भी, और मेरे जो भैया हैं, ठीक है, हम लोगों का ये है मानना, मेरा खुद का भी, कि जो लड़कियों को देना होता है ना, भगवान उनके नाम का अलग कमाता है, और बेटियों को देने से कभी कोई खाली नहीं होता, बशर्ते कि बेटियां भी उसी तरीके की नियत रख रही होंगी तो आपका ये चीज चल जाएगी। लेकिन मैं ये मानती हूँ, जब मैं अपनी नंदों को देती हूँ कुछ भी, उनके भातों में या उनके त्योहार पे या कुछ और है, मुझे सच में अच्छा लगता है कि ठीक है, चलो इस बहाने से हम उन्हें कुछ दे पाए। अब कोई सगी नंद मेरी नहीं है, सब यही कहते हैं सगी होती ना तो पता चलता, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद सगी होती तो हम इससे और ज्यादा बढ़ चढ़ के उनके करने की कोशिश करते, है ना। तो भाई, इसमें ना अगर आप ये सोच लो कि जो लड़कियों को आप दे रहे हो वो बोझ नहीं है, कई गुना होके जो उनकी दुआएं आती है ना अपने भाई भाभी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, कई गुना होके आपको वापस मिलेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे हाथ से अगर इनके लिए जा रहा है तो भगवान कमवा रहे हैं, इससे ज्यादा आ भी जाएगा, कोई टेंशन मत रखो सच में, तो आपके दिमाग से बोझ उतर जाएगा। लेकिन अगर आपकी गुंजाइश है नहीं, और आपके घर की लड़कियां कोशिश करती हैं कि भाई ये भी दो, वो भी दो, वो भी दो, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि आएंगे, फिर चुकड़ चुकड़ आपस में बात करेंगे, उसके बाद कहेंगे भैया कैश नहीं है तो तुम दे दो, ये होता मैनिपुलेशन की। वो आई इसीलिए रही है कि भाई इससे खींचो। अगर इस तरीके की लड़की है, सिंपली मना कर दो, कोई आपके गले में हाथ डाल के नहीं निकाल सकता। हम जो दे रहे हैं, ले रहे हैं, केवल अपनी मर्जी से दे रहे हैं, अपनी इमेज के लिए दे रहे हैं। आपको मना करना है, आप सिंपल मना कर दो। तो जो पहली बात मैं बता रही हूँ, ये नैतिकता मानवता वाली है, लेकिन सामने वाला भी उसी हिसाब का फिर होना चाहिए। आपको लग रहा है सामने वाला लालची है, हमारा मिसयूज कर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मना कर सकते हो, रोक सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। सिर्फ वो 10 जगह वो गाएगी कि भैया हमारा तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, प्रिपेयर रहो ऐसा कहने के लिए, उसके बाद क्या आपको सुनना है, बस उतना है, उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। कि आपसे पुलिस आएगी, आपसे हफ्ते की तरह सिंदारा वसूलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस बुराई होगी एक दो जगह, हो सकता है कहीं से घूम के आपके पास भी आ जाए, उसके लिए थोड़े से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, देन सॉर्टेड। दी मेरी शादी बहुत बड़ी फैमिली में हुई है, काम की वजह से देवरानी लोग मोस्टली मायके रहती हैं, जब आती हैं तो सास काम नहीं करने देती। मैं ऊब चुकी हूँ हर चीज से, तो मैंने खुद के लिए थोड़ा सोचा, मुझे व्लॉगिंग करने का शौक है, तो मैंने स्टार्ट कर दी। पहले हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे थे, फिर बोले कि किसी फैमिली मेंबर्स को वीडियो में नहीं दिखाओगी ना खुद को। मैंने बोला ठीक है, बनाने लगी। तो ससुराल में सबने देखा तो लड़ाई की है, बोले जो करना है अपने घर जाओ करो। 9 साल से इन लोग का ही करते करते थक गई, अच्छी खासी पढ़ाई भी की है, टीचिंग का ऑफर आया था। ये लोग बोलते हैं हमारे घर की बहुएं नहीं जाती, फिर बोलते हैं कुछ करती नहीं, दिन भर खाली रहती है। नहीं, विधि पत्ता बनाए, मेरे दिमाग खराब हो, बिंदी का पत्ता, मेरा दिमाग खराब कर रखा है, क्या करूं। देखो, अगर आपके हस्बैंड ने आपको एक टर्म एंड कंडीशन दी, आपने उसको फॉलो करा, उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, अब उसके बाद जो फैमिली वाले देख के पैपे पैपे कर रहे हैं ना, उनकी तरफ ध्यान मत दो। और इसके अलावा ना देखो, अपनी ब्लॉगिंग में जो आप कर रहे हो, अगर वो सही चल रहा है, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमारे एंटी खड़े होते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे,
कि अरे ये क्या कर रही है, ये वो ही तो नोट छापने के लिए बैठे हैं, ये मतलब करते हैं लोग डिमोटिवेट। इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन जो मुझे नजर आता है ना, जब मैंने स्टार्ट करी थी, जस्टिफाई वाला तो मैंने बताया सबको, वही लगता है ना कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, चैनल बना रहे हैं यार, अपने लोगों को भेजो, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। वो लिव लाइफ इजी में मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ एक दिन व्हाट्सएप पे डाला था। और जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी ना, सिर्फ 24 सब्सक्राइबर थे मेरे उस दिन तक, और उसमें 12, 15, 24, 30 ऐसे व्यूज थे उससे पहले की 5 वीडियो में। लेकिन मुझे ये था कि करके देखते हैं, आई वॉज जस्ट ट्राइंग, मैंने किसी को नहीं बताया था। उसके बाद फिर वो वायरल हो गया, फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया। शादी के मतलब ये समझ लो, चैनल के वायरल होने के लगभग 1.5 पौने 2 साल बाद मेरे साथ के टीचर्स के जब फोन में पहुंची है वीडियो खुद ही, उन्हें तब पता लगा है। और जो फैमिली में लोग थे ना, उन्हें भी लगभग 8-9 महीने बाद पता चला था कि हाँ मैं व्लॉगिंग कर भी रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी किसी के यहाँ मिलना जुलना हो रहा नहीं, अपनी लाइफ है वही दिखाए जा रहे। सिर्फ मेरी फैमिली को पता था, मेरे सास ससुर देवर इनको, तो उन्होंने भी देखा भैया अब तक नहीं रुकी, अब क्या रुकेगी, वो वाली चीज थी। लेकिन आपका यह है कि कर रहे हो, करते रहो, अपनी तरफ से किसी को शेयर मत करो। हम जब शूट कर रहे हैं, किसको क्या पता चल रहा है, थोड़ा बहुत रख के कर लिया। आप अपना फेस नहीं दिखा रहे, किसी का नहीं दिखा रहे, इट्स कम्प्लीटली ओके। अगर कर रहे हो करते रहो, यही लॉजिक दो कि क्या पेट में दर्द है, ना मैं अपना चेहरा दिखा रही हूँ ना उनका दिखा रही हूँ, मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं, बस चुप रहो। दीदी हम दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई है, हम गांव में रहते हैं, मेरी सास नहीं है, ससुर जी मेरी बड़ी दीदी की तरफ थे, फिर भी दीदी के बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई, तो ससुर जी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। अब कई साल हो गए, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हम भी हमारे बच्चों को शहर में पढ़ाना चाहते हैं, ससुर जी शहर जाने को राजी नहीं। हम अब क्या करें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बहुत चिंता में है। सही बात है। अब या तो जहां आपकी जेठानी रहती है बच्चों को वहां छोड़ा जाए, या फिर ससुर को सीधे वही बोलो कि वो तो चली गई, फिर हम भी चले जाएंगे, आप यहाँ अकेले पड़े रहोगे, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो अब हमारे बच्चों का अगर फ्यूचर सेक्रीफाइस होएगा तो फिर हमें डिसाइड कुछ करना पड़ेगा, उनसे थोड़ा रिजिडली मतलब बात करो कि ये होना तो है ही, आपको ही बैक फुट पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर भी आपके हिसाब से सारी चीजें हम कर देंगे, अरेंज सब कुछ है। नहीं तो उन्हें ही बोलो जेठानी को कि भाई आके इन्हें कन्विंस करो कि हम भी तो गए थे, ये भी ऐसे बच्चों को जाएंगे, और कुछ भी नहीं होता और इतनी बॉन्डिंग है तो ये भी हो सकता है कि आप अपने बच्चों को जेठ जेठानी के पास पढ़ने के लिए छोड़ दो। वैसे तो देखो रूम लेके भी बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, डिसीजन सडनली अपने से अलग करना आसान नहीं होता, कन्विंस ही करना पड़ेगा उन्हें, और कुछ नहीं। या फिर यह है कि आपके बच्चे अप डाउन करें उतना और फिर पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई होनी है। बस एक ये दिमाग में आप अपने स्ट्रिक्ट रख लोगे अगर दोनों आदमी, तो फिर कुछ ना कुछ हल निकल ही जाएगा। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं घर के काम स्लो कर पाती हूँ, वेट बहुत ज्यादा है, काम करने की सोचती हूँ पर बॉडी साथ नहीं देती, घर के काम को कैसे जल्दी से करूँ। देखो काम करने की स्पीड कैसे बढ़ाएं, मैंने ना लिव लाइफ इजी पे एक प्रॉपर व्लॉग बनाया था, और जो मैंने जीने की कला किताब से सीखा कि काम करने की स्पीड आपको बढ़ानी है ना, तो काम को धीरे से करो। अलग अलग है दोनों चीजें, लेकिन एग्जैक्टली यही काम करता है, उसमें पूरी स्टोरी थी इस बात पे। तो अगर आप स्टार्टिंग में बजाय काम में गति बढ़ाने के उस काम को तरीके से धीरे से करने की कोशिश करते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। या फिर जो मैं अपने आप को देखती हूँ, जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो मेरे को खुद को काम करते हुए देख के लगता है कि कितना स्लो कर रही हूँ मैं। लेकिन आप देखते हो कि मैं टाइम से नाप नाप के आपको दिखा रही हूँ कि 5 मिनट में ये काम, 10 मिनट में ये काम, तो हो तो उतने में ही रहे। मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ कि मतलब मैं कितने नॉर्मल स्पीड से भी मुझे लगता है एडिटिंग में जैसे मैं धीरे काम कर रही हूँ, फिर मैं उसकी स्पीड कई बार बढ़ाती हूँ। लेकिन अगर किसी सीन में मैंने बिल्कुल भी अपनी स्पीड अनटच रखी है ना, इतना स्लो दिखता है वो काम करना, और देखो फिर भी कितने सारे काम और कितने फटाफट होते हैं। तो आप अपने काम की ना स्पीड बढ़ाने पे ध्यान मत दो, आप बस ये करो कि मुझे पूरे ध्यान से काम करना है, ठीक है। जब ध्यान से करोगे ना तो वो काम एक बार में सही होएगा, जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ के फिर उसे सही करने में उल्टा समय और वेस्ट होता है। तो आप स्पीड बढ़ाने पे ध्यान छोड़ दो, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। धीरे से करो, आराम से करो, पूरे ध्यान से करो, लेकिन इसमें ध्यान इंपॉर्टेंट है। तो आप स्पीड पे नहीं, काम को अच्छे से करने पे ध्यान दो, काम अपने आप स्पीड भी पकड़ लेंगे।
नेक्स्ट, उस स्टॉक सिटी में अगर अपनी सास और पति आए तब क्या करें? टॉक्सिसिटी में होगा कि पति और सास भी आए तब क्या करें। देखो ज्यादातर के पति और सास ही हैं, बहुत कम है ऐसी जो देवरानी जिठानी से परेशान है या स्टाफ से परेशान है। ज्यादातर अपनी सास और पति से ही परेशान है। टॉक्सिसिटी जब बात करते हैं ना, तो यही दो लोग सबसे ज्यादा निकल के आ रहे हैं। कहीं कहीं उसमें ससुर और नंद जुड़ जाते हैं, कहीं देवर देवरानी जुड़ जा रहे हैं, लेकिन जो ये दो मेन कैरेक्टर ना, सास और पति, सबसे ज्यादा औरतें इन्हीं से परेशान हो रखी हैं। तो इन्हीं के लिए मैंने कहा था कि टॉक्सिसिटी से ना अपने आप को तेल और पानी की तरह बचा के रखना सीखो। उनका जितना दिमाग है, जितनी बुद्धि है, वो उतनी करते हैं। और ज्यादातर औंधी चीजें वो इसीलिए करते हैं ताकि आप परेशान हो, आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाएंगी, उनके काम बेअसर हो जाएंगे, फिर वो दूसरा प्लान सोचेंगे या कुछ और करेंगे। एक महिला जो अपने आप में खुश रह सकती हो ना, और जिसको आपके चिल्लम चिल्ली या उसके बाद भी थोड़ी बहुत देर ही वो चुप रहेगी, बाद में अपनी लाइफ में मस्त हो जाती हो, सबसे खतरनाक वही लगती है लोगों को, कि भैया इस पे नहीं पड़ता फर्क। ठीक है, तो अपने आप में पूरा होना सीख लो, बाकी के लोग अपने आप आपको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप तब पूरी होगी जब आपका पति आपको प्यार करेगा, आप तब अच्छी मानी जाओगी जब आपकी सास आपको वैलिडेट करेगी, तो आप जिंदगी भर इन लोगों को संतुष्ट करने में लगी रहोगी, ये कभी संतुष्ट नहीं होंगे, और ये क्या, कोई नहीं होने का। आप अपने आप में जिस दिन पूरे हो गए, पूरा फील करने लगे, उस दिन ही ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाता है। तो अपने आप को समझ लो, हमें बस संभालना है, अपने आप पे काम करना है, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट, दीदी 0 से 1 साल तक के बच्चों को कितनी बार मालिश करनी चाहिए, उनकी केयर अकेले कैसे करूं? एक बार मालिश काफी होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में जहाँ बच्चा सोता नहीं है, हाइपर एक्टिव होता है, तो मैंने देखा उनकी मम्मी हैक अपनाती है कि वो रात को उसकी मालिश कर देती है पैरों वैरों की, तो बच्चे को आराम मिलता है, वो सो जाता है। नहीं तो अगर आप दिन में एक बार भी कर रही हो, इट्स कम्प्लीटली ओके। ये है, मैं अनसेटिस्फाइड फील करती हूँ बेबी केयर को लेके, सभी बहनें भी आंसर कर सकती हैं। गांव में तो बोलते हैं 5 टाइम तेल लगाना चाहिए, यहाँ पर तेल ही लगाते रहो, एक टाइम बहुत होता है। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे हबी प्यार जताते तो बहुत है पर मुझे समझते नहीं है, मेरे हाथ में दर्द है, 3 बच्चे हैं पर ना कोई सपोर्ट, ना मेड, घर के खर्चे अपने आप करते हैं, इवन पॉकेट मनी भी नहीं देते, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? तो क्या प्यार है उनका वो है? तो ये है कि घर के खर्च कर रहे हैं, या तो प्यार है तो कम से कम मेड लगा दें, है ना? और पॉकेट मनी अगर वो नहीं देते, उसका तो सीधा तरीका ये है कि या तो तुम दो, नहीं तो मैं कमाने जाऊंगी, मुझे जेब खर्ची चाहिए। और अगर इस बात पे होती है लड़ाई, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो भी कह रही हो आपके हस्बैंड आपको ला के दे देते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इस चीज पर मत इशू खड़ा करो। लेकिन अगर आपके हाथ में दर्द है, काम समेटने में दिक्कत है, वो खुद हेल्प नहीं करवा रहे, तो उनसे बोलो कि मेड लगवा दो, एक थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मुझसे हो नहीं पा रहा। नेक्स्ट, काश आप या आप जैसा मुझे पहले कोई मिला होता, मेरे जीवन में सुधार हो जाता। मुझे आपके वीडियो से अच्छी उम्मीदें लगती हैं कि अच्छा ही होगा, गॉड ने मेरे लिए अच्छा सोचा है। बिल्कुल, ये तो मुझे भी लगता है, काश मेरे जैसा कोई मुझे मिल गया होता। नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में मैसेज किया था, आपने रिप्लाई भी किया, उसके लिए थैंक यू, पर शायद मैं आपको मैसेज ठीक से कन्वे नहीं कर पाई। मैंने आपको बताया था कि आपने अपने दोनों भाइयों के बारे में, और जिस भाई की शादी अभी हुई है उसकी वाइफ, और उसके बारे में कि वो हमारे सामने हक करना किस करना सब करते हैं। आपने कहा है बहुत नॉर्मल बात है, सही कहा आपने, पर अगर वाइफ लेटी है और वो बिल्कुल उसके ऊपर जाकर उसको किस कर रहा है, हक कर रहा है, और वो पूरे घर में जाकर उसी के बगल में बैठती है, ये जानते हुए कि वो उसको टचिंग करेगा, तो क्या माँ और बड़ी बहन के सामने थोड़ा ऑकवर्ड नहीं है? मैं बिल्कुल नैरो माइंडेड नहीं हूँ, आपने सही कहा कि शुरू से हमारे यहाँ पर्दा गया कराया गया, हमने अपनी मम्मी को ऐसे ही देखा, फिर मेरे ससुराल भी ऐसा ही था। बट जब मेरा छोटा भाई और भाभी आए थे लंदन से, तो वो घर में शॉर्ट्स भी पहन रही थी, वो एक साथ लेट रहे थे सबके सामने। वो मेरे इसी बड़े भाई ने उसको समझाया कि जब हम फैमिली के बीच रहते हैं तो कुछ चीजें इतनी ओपन में करना अच्छा नहीं लगता, हस्बैंड वाइफ के बीच की प्राइवेसी है। लेकिन अब वो खुद वो सब वही कर रहा है। मेरी भाभी भी इस चीज को नहीं सोचती क्योंकि वो नहीं सोचता, पर एज अ एल्डर सिस्टर और मदर हमें थोड़ा अजीब लगता है। मैंने आपसे पूछा था कि मैं कैसे उससे बात करूं कि वो थोड़ा देख कर करे सब कुछ, और उससे अलग रूम अलग करने की भी बात, या कुछ ना कहूँ, वो मेरी बात भी मानता है, बहुत अच्छे समझता भी है। देखो, जब आप अब मैं जो अब समझी हूँ, उसने अपने भाई को, छोटे भाई की पत्नी को, यह चीज समझाई। अक्सर ऐसा नहीं होता, जो देवर
भाभी को ज्ञान पेल रहा होता है, अक्सर उसकी वाइफ उसके सारे रोल तोड़ देती है जब उसे वो सब कुछ सही लग रहा होता है। तो यही आपके भाई के साथ हो रहा है कि जो उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी कर रहे थे, वो फिलहाल वो नहीं कर रहा था तो वो उसे ज्ञान दे रहा था, लेकिन जब उसकी बारी आई तो उसने भी एग्जैक्टली वही करना शुरू कर दिया जो उसका छोटा भाई कर रहा था। एक आपके यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपके यहाँ जब सो एक कमरे में रहे ना तो वो एक झिझक हो जाती है खत्म। या तो हमने ये सब चीजें बिल्कुल अलग कर रखी हो तो फिर हमें अजीब लगेगा कि ये तो हम दोनों के बीच की बात है। अब जब सो एक कमरे में रहे हो तो फिर वो हो सकता है उनकी वो बिल्कुल झिझक खत्म हो गई। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि वो आपकी बात सुनता भी है, समझता भी है, सब कुछ करता है ना, और ज्यादा ही नंगपना मचा रखा है, मैं तो देसी भाषा में कहूंगी, एक तो उनका कमरा अलग करो फिर एट एनी कॉस्ट, जैसे भी होता है उनका कमरा अलग बनवाओ। एसी की दिक्कत है, एसी अलग लगवाओ, 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर उसके बाद भी सबके सामने ये हग किस ये सब चालू रहे, आपकी मम्मी सीधे कह सकती है कि भैया ये चुम्मा चाटी तुम अपने कमरे में कर लो जाके, हमें नहीं अच्छा लग रहा। एक बार सीधे मुंह पे कह दो। लेकिन ये तभी कह पाओगे जब उनका कमरा अलग होगा। सो एक साथ रहे हो फिर पर्दा रह क्या गया, बात ये आ रही है ना, उनका भी लॉजिक वो आएगा। और दूसरी चीज वही है कि जैसे होती है ना कि कुछ दबी हुई इच्छाएं हमारे मन में है लेकिन हम पूरी कर नहीं पा रहे, किसी ने शुरू कर दी, फिर जब हमारा मन आया तो हम भी एकदम उबल के आ रहे हैं आगे। वो हो रहा उनके साथ। तो आपको अब चेक करना ये है कि बजाय कुछ और सोचने के या क्या से कहूँ क्या कहूँ, सीधे कि भैया ज्यादा हो रहा, मुझे लगता है कमरा अलग बनवा लेना चाहिए, बस कमरा अलग बनवाओ, उनके सोने बैठने का हिसाब किताब अलग कर दो, हो जाएगा। नेक्स्ट मैम, मेरा 5 साल का ओल्ड बच्चा फैमिली में इकलौता है, इन लॉज हमें साथ में नहीं रखते हैं और हमें उनका कोई सपोर्ट नहीं है। वो एवरी वीकेंड पर बच्चे के अपने घर ले जाते हैं और कोई रोक टोक नहीं होने की वजह से इन लॉज के पास रहना पसंद करता है। बट कभी कभी फोर्सली हबी बच्चे के रात के टाइम घर ले आते हैं, बच्चा रोता हुआ आता है, परेशान हो जाता है, लोग लोड मानकर नेक्स्ट डे नॉर्मल है। मैं कुछ कर सकती हूँ क्या इसमें? आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा बात करके उसको इमोशनली अपने पक्ष में कर सकते हो कि मेरे को तेरी याद आती है, कुछ और है ना, ये ऑब्वियस है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा नहीं कसोगी लगाम तो आपका बच्चा हाथ से भी निकल सकता है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है उनके पास, वो 1.5-2 दिन के लिए रह रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता उस बच्चे की क्या हैबिट बढ़ रही है, क्या हो रहा है। लेकिन वो आपके पास परमानेंट रहने वाला है और कल को कुछ गड़बड़ करेगा तो होगा यही कि मम्मी ने यही सिखाया है, कोई ये नहीं कहेगा दादी बाबा ने ये सिखाया। ठीक है। तो बच्चे को इमोशनली अपने से जोड़े रखो जब वो आपके पास रहता है, थोड़ा सा उसे मतलब बड़े की तरह समझाओ, मैं ये कहना चाह रही हूँ। भले वो 5 साल का है, आप उसको बताओ कि देखो बेटा आपको वहां पे तो फिर ये, आप अगर डेली आप ये खाने लगो, मैं भी ना रोकूं तो ऐसे हो जाएगा, आप क्यों रोकती हो, वो उसको समझना जरूरी है। तो वो उस एक दिन को वेकेशन के तौर पे लेगा, बाकी की नॉर्मल लाइफ उसको लगेगी वही है कि जो मैं मम्मी के पास रहता हूँ। अपने बच्चे से बात करो कुल मिला के कि आप उसको रोकती हो तो क्यों रोकती हो, अगर कोई भी नहीं रोकेगा तो क्या हो जाएगा, और आप उसको मिस करती हो, है ना, ऐसे ऐसे करके उसके साथ बातें करके उसको जोड़े रखो अपने साथ। नेगेटिव कमेंट्स को थैंक यू बोला कीजिए, देख लीजिए एक नेगेटिव और लोगों को इतनी पॉजिटिविटी और प्यार विद ग्रेटिट्यूड, आपका कर्मा खुद बोलता है आपको, नो वरीज। जी दीदी, मैंने आपसे पूछा था लोन के बारे में, आपने मुझे गाइड किया, थैंक यू दी, पर हमारे खेती भी है तो बच्चों की फीस तो हम फसल बेचकर जमा कर देते हैं, थोड़ा बहुत और बच जाता है तो पैसा, इसलिए मन में हो रहा है लोन लेके घर बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। 21,000 में 6,521 की किस्त के बाद 15,000 रुपए हैं, 6,000 में घर चला लेती हूँ, क्या करूँ दीदी प्लीज सजेस्ट। फिर ले सकते हो आप, मैंने यही तो कही थी कि एक्स्ट्रा अगर जो लोन लोगे उसकी किस्त का हिसाब बन जाए तब लोन ले लो, फिर बना लो। नेक्स्ट मैम, मैं अपनी बेटी की पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो यूट्यूब से समझ लेती है और टेस्ट में नंबर भी ठीक ही आते हैं, पर जो बेटा 5th क्लास में है उसकी रुचि नहीं है मोबाइल से पढ़ने की, और मुझे लगता है कि क्या चैप्टर समझ आया होगा, इसकी टीचर से कैसे और क्या बात करूं। देखो चैप्टर उसको समझ में नहीं आया या आया ये तो उसके मार्क्स बता देते हैं। अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि मुझे आपकी बैक स्टोरी याद नहीं आ रही, अगर आपके पास टाइम है तो 5 साल वाले जो 5th क्लास का जो बच्चा है उसको थोड़ा बहुत आप भी पढ़ा सकते हो, या फिर यह है कि जो
उसके टेस्ट आते हैं, उसमें कितने मार्क्स आते हैं, जो रिवीजन वाला टेस्ट है, या किसी दिन रैंडमली आप कोई चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन पूछने बैठ जाओ, उससे पता लग जाएगा कि उस बच्चे को कितना आता है। रही बात है कि मोबाइल से देखो, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, किसी को समझ में आता है मोबाइल से, किसी को नहीं, है ना। तो ये कि उसे समझ आया है या नहीं आया, ये तो बहुत आसान है जानना, उसके टेस्ट के नंबर या उसकी ट्यूशन टीचर जब उसे सुनती है, या आप कभी लेके बैठ जाओ तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अपने इंस्टाग्राम चैनल का नाम बता दीजिए मैम। लिव लाइफ इजी है उसका नाम। मैम आप हम बहनों के लिए अच्छे से चैनल बनाए हो, आपने मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं दिया है, प्लीज रिप्लाई। देखो भाई, मैंने कोई नहीं छोड़ा है, मेरे शूट करने के बाद किसी ने कमेंट किया होगा वही छूटा है, एक भी नहीं छोड़ रही हूँ मैं। आप अपने दिन को, टाइम को बहुत अच्छे से कंपार्टमेंट इसीलिए अली से करते हो, कंपार्टमेंट अली से करते हो, हेड्स ऑफ, मतलब कह रही होंगी कि अच्छे से करते हो। थैंक यू। हाय सुनीता जी, आई एम योर रेगुलर व्यूअर ऑफ लिव लाइफ इजी, प्लीज कोई सुझाव दीजिए। मेरे सास ससुर सरप्राइज कहकर अपना बोर्ड टाइम खत्म करने के लिए सैटरडे संडे इन्फॉर्म किए बिना आ जाते हैं। इन्फॉर्म करने को कहा तो मैंने मना कर रही हूँ, इसलिए इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे। मेरे हस्बैंड हमेशा ट्रैवल में रहते हैं, मेरे सास ससुर खर्चे बचाने के लिए घर आ जाए हैं। मेरी सासू माँ हमेशा मेरे घर में आके जासूसी करती रहती है, सबके सामने बाद में बेइज्जती करती है। अपने पति को कहा तो बड़े हैं छोड़ दो कहते हैं, प्लीज मुझे कोई सोल्यूशन बताएं। देखो जी, जब सामने वाला इतना चंटे चालाक हो और हमारे वाला कह दे कि छोड़ दो, तो हम क्या ही कर लेंगे उसमें, ये वाली कंडीशन है ना। आपकी चुप्पी, आपकी समझदारी को वो मिसयूज कर रहे हैं कि सरप्राइज कह के जी धमक गए। अब आप क्या कर सकते हो कि आप खुद कहीं वीकेंड प्लान कर लो, आप मिलो ही ना, सरप्राइज धरा का धरा रह जाएगा, जिस दिन आएंगे और ताला लगा मिलेगा। हमें स्टार्टिंग में ये वाले घर में भी कुछ लोगों की आदत थी हमसे मिलने वाले कि वो जो है बिना फोन करे कि सीधे चलते हैं। अब सीधे चलते हैं, हमने भी नहीं कहा कि भाई बता के आओ या कुछ है, ठीक है तुम्हारी मर्जी है। अब सीधे चलने में ये है कि जब आ रहे हैं कभी हम मिल रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि ताला लगा मिल रहा है, क्योंकि अब हमें थोड़ी पता है कि तुम कब आ जाओगे, तो हम प्रोग्राम ही ना बनाए अपना, तो हम चले गए। फिर फोन आया, फिर हम आए भी, इतने वो लोग चले गए। लेकिन ये है कि उस दिन के बाद से एक दो बार जब अलग अलग लोगों के साथ हो गया ना, अब हमारे यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं है, हर आदमी आने से पहले फोन करता है कि भैया दोनों वर्किंग है, कुछ पता नहीं ताला लगा मिला है, तो पहले फोन करते हैं कि आप हो या नहीं हो, है ना। तो यही इलाज होता है ऐसे लोगों का, सरप्राइज देते हैं ना, तो आप भी उन्हें एक बार सरप्राइज दे दो। दो चार बार आएंगे ताला लगा मिलेगा, और ऐसे दूर जाओ वापस भी ना आने की जहाँ गुंजाइश हो, जल्दी आउट ऑफ स्टेशन निकल जाओ किसी वीकेंड पे। वो कहे जी हम तो आए हैं, तो हम तो यहाँ आ गए, वापिस जाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि जाओ तो फोन करके जाओ। नेक्स्ट, या फोन भी करें और कह दो कि हम तो वहां जा रहे हैं, अपना प्रोग्राम पहले ही थर्सडे वर्सडे में प्लान कर लिया करो। Thank you for addressing my question. Irritating house chores. I have already tried your solution but no use. Afterwards, one thing I came to know that he don't love me. Now I have stopped expecting love from him and learning to love myself by listening to your suggestions which you gave for others. Just living together for kids is not like that. I can't look after my children if I get separated. But I want my kids should get both parents' love and care. That's why I am staying in the marriage. I will try my level best to get government job and fulfill my needs and wants. I really amazed at you that you manage many things, lots of love, and mother and sister also want me to keep home like restaurant. They never tried to understand my problem, but you understood and respond. I am grateful for that. Thank you again. आई होप कि आप जल्दी से अपने आप में कंटेंट रहना, और आपकी जॉब वगैरह सब कुछ जो आप चाहती हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। क्योंकि एट द मोमेंट जब हम सोच लेते हैं ना कि हमें इस तरफ चलना है, हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हमें खुश रहने के लिए सिर्फ हमारी जरूरत है, जिस दिन हम इस तरीके से रहना शुरू कर देते हैं ना, उस दिन सब कुछ बदल जाता है आपके आसपास, ये फैक्ट है। दूसरों की तरफ देखते रहोगे खुशी के लिए, तब तक परेशानी रहोगे और कमी ही रहेगी, और ये पता नहीं रहेगा कि वो परमानेंट है नहीं है भाई, सामने वाला है, कब बदल जाए, कब उसका मूड बदल जाए, कब उसकी फीलिंग बदल जाए, ये वाली चीज आती है। ठीक है, तो जिस दिन आप अपने साथ खुद खुश रहना सीख लेते हो ना, आप अपने साथ मरते दम तक रहोगे। जिस दिन प्राण निकलेंगे आप उसी दिन खुद को छोड़ोगे। तो अपने साथ मजे में रहना सबसे बेस्ट। आप अपने आप को कभी छोड़ के नहीं जाने वाले, अपने आप को कभी धोखा नहीं देने वाले, बेस्ट होता है। तो ये है,
आज का वीडियो का सार। आज का एपिसोड खत्म हो रहा है। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी और के काम का लगा हो शेयर करने में मत सोचना, वो आपको थैंक करेगा, भगवान आपको भला करेंगे उसके लिए। अब मिलते हैं एपिसोड 218 में। इसमें जो भी आप कमेंट करोगे उसके जवाब मिलेंगे 218वें वाले में। कोशिश करना, आप ये वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट डे रात तक, मतलब शाम तक 5 बजे तक आप कमेंट कर दिया करो। उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो शूट कर लूँ, उसके बाद फिर नहीं कमेंट देख पाती। ठीक है, तो अब से लेके कल शाम को 5 बजे तक आप कोशिश करो कि कमेंट कर दो, ताकि अगर नेक्स्ट एपिसोड शूट हो तो आपका वीडियो उसमें कमेंट जरूर पढ़ा जाए। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय। एंड हाँ, बाय बाय से पहले ये ड्रेस जो मुझे बहुत सुंदर लग रही है, मैंने ना ये मिंत्रा से मंगाई है। देखो, जो मेरी मैंने DIY करके बनाई थी ना भाई, ये बिल्कुल उसका रेप्लिका है। लुक एट द, रिवीलिंग भी नहीं है एंड बहुत बड़ा फ्लेयर है। आप साइड में देखना, इतना प्यारा फ्लेयर आ रहा है ना इस ड्रेस का। और रेंज मुझे अभी याद नहीं है, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट लगाए थे, आप लिंक पे चेक कर लेना। अगर टैग में जाएगी टैग में देखूंगी। अगर आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने का शौक है, बहुत ही बढ़िया है, तो ये वाली देख लेना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।